28 मार्च 1980 को रिलीज हुई द बर्निंग ट्रेन भारत के दर्शकों के लिए कुछ अलग हटकर थी, क्योंकि ऐसे विषयों पर हिंदी फिल्में बहुत कम बनी हैं। उस दौर में शायद ही कोई ऐसा सिनेमा प्रेमी होगा जिसने इस फिल्म के बारे में ना सुना हो। यह फिल्म जापानी फिल्म बुलेट ट्रेन इन्फर्नो और क्रॉसिंग कैसेड्रा से प्रेरित थी। द बर्निंग ट्रेन जापानी फिल्म द बुलेट ट्रेन का रीमेक थी, जो जापान में हुई एक भीषण रेल दुर्घटना की त्रासदी पर आधारित थी। इस मल्टीसा फिल्म में धर्मेंद्र, जितेंद्र, विनोद खन्ना, विनोद मेहरा, डैनी, नवीन निश्चल, हेमा मालिनी, प्रवीण बॉबी, नीतू सिंह, सिमी गरेवाल प्रमुख भूमिकाओं में थे, जबकि सहयोगी भूमिकाओं में आशा सचदेव, मदन पुरी, यूनुस परवेज, नज़ीर हुसैन, नाना पलसीकर, उर्मिला भट्ट, इफ्तिकार, जगदीश राज, चंद्रशेखर, जानकी दास, दिनेश ठाकुर, मैक मोहन, सुजीत कुमार, रंजीत असरानी, ओम शिवपुरी, सुधा शिवपुरी, राजेंद्र नाथ पेंटल व कैस्टो मुखर्जी जैसे कलाकार थे। ये लंबी चौड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद द बर्निंग ट्रेन बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर सकी थी। हालांकि बाद में वीसीआर पर लोगों ने इस फिल्म को खूब देखा था। फिल्म द बर्निंग ट्रेन एक सुपर एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन के इर्द गिर्द घूमती है, जिसके दिल्ली से मुंबई तक के पहले उद्घाटन सफर में ही आग लग चुकी है। अब जलती ट्रेन बिना ब्रेक के, बिना किसी ड्राइवर गार्ड के सर पर दौड़ रही है, जिसे रोकने की मुहिम में कई लोग शामिल हैं। अशोक यानी धर्मेंद्र, विनोद यानी विनोद खन्ना और रणधीर यानी डैनी डेंजोप्पा बचपन के दोस्त हैं, और इन सभी दोस्तों का सपना है कि भारत में बहुत ही तेज गति से चलने वाली एक ट्रेन बनाने और चलाने का। उनका सपना तब साकार होता है जब एक दिन भारतीय रेलवे एक बहुत ही तेज ट्रेन सुपर एक्सप्रेस बनाने की अनुमति उन्हें देती है। विनोद, रणधीर और राकेश अपना अपना मॉडल चुनाव हेतु भेजते हैं, लेकिन अंत में विनोद का दिया मॉडल ही चुना जाता है। रणधीर को अपने मॉडल को ना चुने जाने से गुस्सा आ जाता है और वो इसका बदला लेने की ठान लेता है। इस सुपर रफ्तार ट्रेन के पहली बार चलने का समय भी आ जाता है और वो ट्रेन दिल्ली से मुंबई जाने के लिए मथुरा स्टेशन से निकल पड़ती है। रणधीर बदला लेने के लिए ट्रेन के ब्रेक को हटा देता है और साथ ही इंजन में बम भी रख देता है। ट्रेन में धमाका हो जाता है और आग लग जाती है, ड्राइवर की मौत हो जाती है। इसके बाद शुरू होता है मौत का खौफ। जलती हुई ट्रेन बिना ड्राइवर और बिना रुके एक ऐसी मंजिल की ओर चल देती है जिसका कोई अंत ही नहीं है, और दर्शकों में पैदा होता है रोमांच कि ये ट्रेन आखिर रुकेगी तो कैसे। इस फिल्म को बनाने की पहली घोषणा 7 अगस्त 1976 को की गई थी। स्टार कास्ट शम्मी कपूर, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, जीनत अमान, नीतू सिंह, विद्या सिन्हा थे। फिल्म के उसी साल अक्टूबर में फ्लोर पर जाने की उम्मीद थी। जब फिल्म लॉन्च हुई तो अमिताभ बच्चन फिल्म का हिस्सा थे। इस फिल्म की भूमिका के लिए जितेंद्र को साइन किया गया था, जिसे पूरा करने में इसके विशाल प्री प्रोडक्शन शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए 5 साल लग गए। फिल्मांकन एक साथ 5 कैमरों के साथ किया जा रहा था। फिल्म के क्लाइमेक्स के एक्शन दृश्यों के लिए मुख्य अभिनेताओं के लिए स्पेशल सिल्वर फाइल वाले अग्निरोधक सूट विदेशों से आयात किए गए थे ताकि उन्हें कोई नुकसान ना हो। इतनी मेहनत मुशक्कत के बाद में पता चला कि फिल्म लगभग 4 घंटे लंबी हो गई है, इसलिए कुछ दृश्यों और गानों को एडिटिंग टेबल पर अंतिम संपादन से हटाना पड़ा। इस फिल्म में जितेंद्र जिस रोल में दिखाई दिए हैं, पहले वो अमिताभ बच्चन करने वाले थे, मगर जाने क्यों बच्चन साहब ने ये फिल्म छोड़ दी। उस वक्त तो शम्मी कपूर भी इस फिल्म का हिस्सा थे, लेकिन बाद में वो भी इस फिल्म से अलग हुए। एक्ट्रेस विद्या सिन्हा भी इस फिल्म में नजर आने वाली थी। विद्या सिन्हा उस जमाने में BR चोपड़ा की फेवरेट एक्ट्रेस कही जाती थी, लेकिन विद्या सिन्हा को चोपड़ा साहब जिस रोल में लेना चाहते थे वो विद्या को पसंद नहीं आ रहा था। फिल्म में विद्या सिन्हा को 2nd क्लास बोगी के पैसेंजर में से एक का रोल ऑफर किया गया था, जबकि फिल्म की जितनी भी लीड कास्ट थी वो सब 1st क्लास पैसेंजर दिखाई गई थी। विद्या को यही बात पसंद नहीं आ रही थी और उन्होंने इस फिल्म को छोड़ दिया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि विद्या सिन्हा ने राज तिलक के कहने पर इस फिल्म में काम नहीं किया था। राज तिलक BR चोपड़ा के दामाद थे और कहा जाता है कि उन दिनों विद्या सिन्हा का अफेयर राज तिलक से चल रहा था, और चूंकि राज तिलक के रिश्ते उस वक्त BR चोपड़ा से अच्छे नहीं थे तो उनके मना करने पर विद्या ने इस फिल्म में काम नहीं किया था। तब उनकी जगह पद्मिनी कपिला को साइन किया गया था। चूंकि उन दिनों पद्मिनी कपिला का अफेयर नवीन निश्चल से चल रहा था, उन्होंने भी खुशी खुशी इस फिल्म को साइन कर लिया। हालांकि फिल्म में वो रोमेश शर्मा के ऑपोजिट थी, ना कि नवीन निश्चल के। फिल्म में एक यात्री की भूमिका निभाने वाले आनंद बराज भी बाद में एक प्रसिद्ध अभिनेता बन गए। वास्तविक जीवन के युगल अभिनेता ओम शिवपुरी और अभिनेत्री सुधा शिवपुरी की एक साथ एकमात्र फिल्म थी बॉबी क्रिस्टो, जो उस समय अभिनेता नहीं थे। इस फिल्मी सेट पर उनकी अभिनेत्री प्रिंस बॉबी से मुलाकात हुई, जिसकी सुंदरता पर वो मोहित हो गए। फिल्म में अभिनेता धर्मेंद्र का जो घर दिखाया गया है वो वास्तव में दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास है। फिल्म को लेकर अभिनेत्री रेहाना सुल्तान ने भी BR चोपड़ा पर जमकर भड़ास निकाली थी।
बी आर चोपड़ा की उनसे वर्षों पहले चेतना फिल्म की रिलीज के बाद मुलाकात हुई थी। उन्होंने उनके काम की सराहना की और उन्हें भविष्य में अपनी किसी बड़ी फिल्म में लेने का वादा किया था। रिहाना ने तब द बर्निंग ट्रेन के बारे में सुना तो उन्हें लगा कि एक निर्देशक जो हमेशा उसकी प्रतिभा की प्रशंसा करता था, उसे इतनी बड़ी मल्टी स्टार में क्यों नहीं लिया। उन्होंने फिल्म मैगजीन में चोपड़ा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जबकि बी आर चोपड़ा का कहना था कि धर्म और हेमा, विनोद और प्रवीण, जीतू और नीतू की जोड़ी तय हो गई थी और वो रिहाना जैसी सशक्त अभिनेत्री को वो किसी छोटी भूमिका में बर्बाद नहीं करना चाहते थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक हादसा भी हो गया था, जिसमें एक जूनियर आर्टिस्ट को चोटें भी आई थी। वो जूनियर आर्टिस्ट पानी गर्म करने के लिए स्टोव जला रहा था, लेकिन तभी स्टोव फट गया और वो घायल हो गया। ये देखकर पद्मिनी कपिला और रोमेश शर्मा बुरी तरह घबरा गए। इन दोनों को एक सीन शूट करना था जिसमें इनकी जलकर मृत्यु हो जाती है। दोनों ही स्टोव वाले हादसे के बाद वो सीन शूट करने से इनकार कर दिया। तब डुप्लीकेट की मदद से वो सीन कंप्लीट किया गया। बी आर चोपड़ा ने इस बड़े बजट की फिल्म की शुरुआत अपने बेटे के लिए की थी और उस दौर में बी आर चोपड़ा ने कर्म, पति पत्नी और वो और इंसाफ का तराजू जैसी 3 कम बजट की फिल्मों का निर्देशन किया था। रवि चोपड़ा अपने चाचा सीवी के शास्त्री के साथ द ग्रेट गैम्बलर की शूटिंग के लिए वहां रोम गए हुए थे। एक शाम वे हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म दी टॉवरिंग इन्फर्नो 1974 देखने गए। चूंकि इसे इटालियन भाषा में डब किया गया था, इसीलिए वो संवाद को समझ नहीं सके, लेकिन वो इस फिल्म से बेहद प्रभावित हुई। उसके बाद लंदन में उन्होंने अंग्रेजी में इस थ्रिलिंग फिल्म को फिर से देखा और आश्चर्यचकित रह गए। बंबई वापस आकर उन्हें अपने पिता बी आर चोपड़ा को समझाने में कुछ समय लगा। सामाजिक फिल्म बनाने वाले मशहूर बी आर चोपड़ा ने शुरू में ऐसी फिल्म बनाने से इनकार कर दिया, अतः इस शर्त पर सहमत हुए कि उन्हें वो तकनीशियन मिलेगा जिसने द बर्निंग इन्फर्नो में स्पेशल इफेक्ट पर काम किया था। उन्होंने अभिनेता पेंटल और कुछ दोस्त के साथ भी इस विचार पर चर्चा की। उन्होंने चोपड़ा को ऐसी फिल्म बनाने के लिए उत्साहित किया जिसमें सैकड़ों लोग अपनी होने वाली मौत से जूझ रहे हैं। वो मौत का सामने करते लोगों की प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक आपदा फिल्म बनाने के लिए आश्वस्त हो गए। शूटिंग का एक बड़ा हिस्सा बॉम्बे की फिल्म सिटी में शूट हुआ था, जहां ट्रेन का सेट बनाया गया था। असली राजधानी एक्सप्रेस में शूटिंग पनवेल और बड़ौदा रेलवे स्टेशन पर रात की शिफ्ट के दौरान शाम 7 बजे से सुबह 4 बजे तक की गई थी। नई दिल्ली भी एक महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि ट्रेन को राजधानी से अपनी यात्रा शुरू करते हुए दिखाया गया था। यह एक अत्यंत कठिन कार्य था, चूंकि 1000 से अधिक लोग फिल्मांकन देखने के लिए एकत्र हुए थे। हालांकि महत्वाकांक्षी उद्यम ओवरवेट हो गया था। इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 400 जूनियर कलाकारों को लगातार कॉल पर रखा गया था। आर डी बर्मन ने फिल्म का संगीत तैयार किया था और फिल्म में कुल 6 गीत थे, जिन्हें साहिल लुधियानवी ने लिखा था, जिन्हें रफ़ी साहब, किशोर दा, आशा जी, उषा मंगेशकर जी, सुषमा श्रेष्ठा और पद्मिनी कोल्हापुरे ने अपनी आवाज़ें दी थी। तेरी है ज़मीन तेरा आसमां गाने को पद्मिनी कोल्हापुरे ने अपनी आवाज़ दी थी। प्रवीण बॉबी की आवाज़ को कुछ दृश्यों को में एक डबिंग आर्टिस्ट द्वारा डब किया गया था। आशा भोसले जी का गाया गीत किसी ने वादा पर एतबार हमने किया इस फिल्म की म्यूज़िक एल्बम में तो है, लेकिन ये गीत फिल्म में कहीं नहीं है। ये आर डी बर्मन की धुनों का जादू ही है कि 2018 में एप्पल आईफोन एक्स के विज्ञापन के लिए इसके एक गाने मेरी नज़र है तुझ पे संगीत का इस्तेमाल किया। रवि चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म उस समय की सबसे महंगी और चर्चित और बॉक्स ऑफिस और हिट माने जाने वाले स्टारकास्ट के साथ बनाई गई थी और संगीत भी बढ़िया था। फिल्म दी बर्निंग ट्रेन में स्पेशल इफेक्ट शानदार थे। जब यह फिल्म सिनेमाघरों में लगी तो उसे 100% ओपनिंग मिली, लेकिन उसके बाद यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर सकी और इसकी कमाई में गिरावट दर्ज की गई। 7वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनकर संतोष करना पड़ा। दी बर्निंग ट्रेन को कलाकारों के प्रदर्शन, एक्शन दृश्य और संगीत के लिए आलोचकों से मुख्य रूप से सकारात्मक समीक्षा मिली थी। नकारात्मक आलोचना मुख्यतः इसकी लंबाई की और निर्देशन को लेकर थी। शायद उस टाइम पर फिल्म को उसके मुताबिक ऑडियंस नहीं मिल सकी या सामान्य प्रेम कहानी पर बनी फिल्म देखने के आदि भारतीय दर्शक इसे पचा नहीं पाए। इसलिए फिल्म जब रिलीज हुई तो सिल्वर स्क्रीन पर कोई खास जादू नहीं चला सकी, लेकिन आज इसे बॉलीवुड की रेट्रो क्लासिक फिल्म की श्रेणी में रखा जाता है और दी बर्निंग ट्रेन की यादें हिंदी सिनेमा के गोल्डन एरा के दर्शकों के जहन में इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है। यह फिल्म आज व्यापक रूप से एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है। आज दी बर्निंग ट्रेन को रिलीज हुए लगभग 44 साल बीत चुके हैं।